हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वानी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th की केमिस्ट्री बिल्कुल इजी मोड में। चलिए स्टार्ट करते हैं 10th की केमिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए केमिकल रिएक्शन क्या है और उसको हम किस टाइप से डिटेल में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इससे बात ज़्यादा क्लियर होगी कि केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे। मैंने लिखा आइस। अब हम सभी को आइस का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। आइस का सिंपली फॉर्मूला है H2O। देखिए, आइस वाटर से ही बनती है, पर वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है H2O सॉलिड, उसे ही हम आइस बोलते हैं। ठीक है, इस आइस को हमने हीट किया। एक और चीज ध्यान रखेंगे, या तो आप डायरेक्ट एरो के ऊपर उस कंडीशन को नेम लिख देंगे, जैसे हमने हीट लिख दिया, या हीट के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा, या एनर्जी, हीट और एनर्जी के लिए ऐसे डेल्टा या ट्रायंगल का साइन भी लगा सकते हैं। दिस ट्रायंगल साइन रिप्रेजेंट हीट या एनर्जी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जब भी हमने हीट या एनर्जी का यूज करना होगा तो डेल्टा यूज कर लेंगे। आइस को जैसे ही हमने हीट किया तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और वाटर का फॉर्मूला क्या है, वाटर का फॉर्मूला है H2O बट इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, देखिए ये हमने एक रिएक्शन रिप्रेजेंट की। क्या हम इसे एक केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं? नहीं, केमिकल रिएक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, देखिए ये H2O सॉलिड और ये H2O लिक्विड है, सेम ही सब्सटेंस रहा है, यहाँ भी H2O है और यहाँ भी H2O है, सब्सटेंस सेम रहा है, सिर्फ किसका फर्क आया है, फिजिकल स्टेट का। फिजिकल स्टेट चेंज हुई है, सॉलिड से किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। जहां एक सब्सटेंस की आइडेंटिटी लूज नहीं हुई, यानी वाटर वाटर ही रहा, H2O ही रहा, वो किसी और में कन्वर्ट नहीं हुआ। एक सब्सटेंस की आइडेंटिटी लूज नहीं हुई, बट उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हुई। फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड या गैस। कहीं भी अगर फिजिकल वर्ड आ जाए तो इट मीन्स हम सॉलिड, लिक्विड या गैस से डील करेंगे। जहां सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज आया, उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आया, H2O, बट फिजिकल स्टेट चेंज सॉलिड टू लिक्विड, तो ये एक फिजिकल चेंज कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, इसको हम फिजिकल चेंज कहेंगे। दिस इज फिजिकल चेंज। अब हम एक केमिकल चेंज का एग्जांपल देखते हैं। ये फिजिकल चेंज था, अब एक केमिकल चेंज का एग्जांपल देखते हैं। हमने कार्बन लिया, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, अगेन हीट किया, स्ट्रॉन्ग हीट किया। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, CO2 गैस के अंदर। कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है। जैसे ही कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने स्ट्रॉन्ग हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CO2 में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए जरा, यहां हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन अलग ऑक्सीजन अलग है, बट यहाँ क्या है, CO2 इकट्ठे हो गए, कार्बन और ऑक्सीजन इकट्ठे होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। आइडेंटिटी चेंज होगी। सिंपली यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ सिंपली ऑक्सीजन अलग था, पर यहाँ किसके साथ है, कार्बन के साथ। अब यहाँ हमारे पास एलिमेंट चेंज हो चुके हैं, ये कार्बन एलिमेंट था, ये ऑक्सीजन था, पर अब ये किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, CO2 के अंदर। आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। जहां सब्सटेंस की आइडेंटिटी चेंज हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज या केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन। नाउ दिस इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है ना। दिस इज केमिकल चेंज। अगेन क्लियर करते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्टेट के अंदर चेंज आए, ये सॉलिड था, किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के अंदर। H2O, आइस का फॉर्मूला भी H2O बट सॉलिड, वाटर का फॉर्मूला भी H2O बट लिक्विड। यहाँ आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, H2O सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज है, सॉलिड से लिक्विड, तो ये फिजिकल चेंज। यहाँ आइडेंटिटी ही चेंज हो चुकी है, ये कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, वो चीज ही अलग बन गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि डेफिनेशन अगर हम करेंगे तो और भी ये ज़्यादा हमें बेटर क्लियर होगा। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल चेंज होंगे, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन आर दोज प्रोसेस in which
ये केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन है, दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म। न्यू सब्सटेंस बनेंगे, यहाँ न्यू नहीं था, यहाँ कार्बन अलग चीज थी, ऑक्सीजन अलग थी, इन दोनों को मिलकर एक नई चीज CO2 बन गई। न्यू सब्सटेंस बनेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। कार्बन की अलग प्रॉपर्टीज है और ऑक्सीजन की अलग प्रॉपर्टीज, और CO2 की तो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग प्रॉपर्टीज है। CO2 की प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। न्यू सब्सटेंस बनेगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म विद न्यू प्रॉपर्टीज या डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम रिएक्टेंट। ठीक है, न्यू प्रॉपर्टीज बनेंगी। चलिए थोड़ा और ज्यादा डिटेल में यूज करते हैं हम इसको, केमिकल रिएक्शन को। ये इसमें देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एक एरो से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर इस टाइप से एक एरो लगा हुआ, ठीक है। इस एरो का जो टेल होगी, उस साइड पर जो भी सब्सटेंस होगा, यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड पर, उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट। दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट, उन्हें हम कहेंगे रिएक्टेंट। और इस एरो का जो हेड है राइट हैंड साइड पर, यहां जो भी होगा दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, सिर्फ इसी से हमें पता लग जाएगा कि क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट है। एरो की जो टेल है उसकी साइड पर जो भी सब्सटेंस होंगे वो रिएक्टेंट, हेड की तरफ, एरो के हेड की तरफ जो भी सब्सटेंस होंगे वो प्रोडक्ट। अब जैसे इसी रिएक्शन के अंदर हमने देखते हैं, हमने कहा था C+O2 इज इक्वल टू CO2। ये कहा, इसमें रिएक्टेंट क्या हुए, देखिए ये एरो है, इसकी टेल की तरफ कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुए हमारे लिए रिएक्टेंट। एरो के हेड की तरफ क्या है CO2, CO2 क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात। रिएक्टेंट हम किन्हें कहेंगे ये भी हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं। व्हाट इज रिएक्टेंट? जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करेंगे उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं। व्हाट इज रिएक्टेंट? इनकी डेफिनेशन को बिल्कुल सिंपल वे में समझते हैं। जैसे अब ये जो कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन है, इसमें एक्चुअल में क्या हुआ, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, बना क्या CO2। तो रिएक्शन किन्होंने की, कार्बन और ऑक्सीजन ने। जिन्होंने रिएक्शन की, रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट किया, उन्हें हम क्या बोलेंगे रिएक्टेंट। व्हाट इज रिएक्टेंट? दो सब्सटेंस, सिंपल सी डेफिनेशन है, दो सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। ठीक है, सेकंड है प्रोडक्ट, किसे कहेंगे हम। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, अब इधर बन कौन सा सब्सटेंस रहा है, ये रिएक्शन कर रहे हैं, और बन क्या रहा है CO2, CO2 क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, व्हाट इज प्रोडक्ट? द न्यू सब्सटेंस form in a chemical reaction are called product। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एंड CO2 इज प्रोडक्ट। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट हुआ, और हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट और ज़्यादा बेटर क्लियर हो। ये हमारे पास सोडियम है, सोडियम एक पॉइजनस मेटल है। ठीक है, सोडियम क्या है, एक पॉइजनस मेटल है। इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। क्लोरीन गैस भी हार्मफुल है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है। सोडियम की हमने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाई, तो इससे क्या बनता है, हमारा टेबल साल्ट NaCl, जो हम घरों में वाइट साल्ट यूज़ करते हैं NaCl, टाटा साल्ट वगैरह, वही ये NaCl है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल और क्लोरीन की रिएक्शन करने से ये आपस में जुड़ गए, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया NaCl।
पर इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम और ऐड करते हैं जिसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें एक बैलेंसिंग यूज होती है। बैलेंसिंग का मतलब ये एरो लगा हुआ है, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट है, लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट है। इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जितने एटम होंगे ना, राइट हैंड साइड पर भी उतने ही एटम होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखिए यहाँ सोडियम 1 है तो सोडियम 1 है, और यहाँ क्लोरीन कितना है 2 है ना, बट यहाँ क्लोरीन 1 है तो यहाँ क्लोरीन बैलेंस नहीं है, तो हम इनको बैलेंस करते हैं। यहाँ क्लोरीन 2 है तो इसको 2 बनाने के लिए हम इनके आगे 2 इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखिए जो डिजिट आगे लगेगा वो सबको मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ सोडियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक है। अब इससे सोडियम ज़्यादा हो गए, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, यहाँ सोडियम 2 तो यहाँ सोडियम 1 है तो हम सोडियम को भी यहाँ 2 कर देते, तो अब ये रिएक्शन बैलेंस होगी। 2Na प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2NaCl। इसमें रिएक्टेंट क्या हुए, रिएक्टेंट हुए सोडियम एंड क्लोरीन, प्रोडक्ट हुए NaCl, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। तो ये भी हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन क्यों कहा, केमिकल रिएक्शन में हमने बताया था कि ये वो प्रोसेस है जिनमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होंगे। तो क्या अब यहाँ कोई न्यू सब्सटेंस बना है? यस, NaCl एक नया सब्सटेंस है, सोडियम एक मेटल है, क्लोरीन एक गैस है। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की तो एक नया सब्सटेंस NaCl टेबल साल्ट बन गया, ठीक है। तो न्यू सब्सटेंस बना है तो ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। एरो लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट है। हमने एक और भी बात कही थी कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें न्यू सब्सटेंस बनेंगे विद न्यू प्रॉपर्टीज या डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। जैसे ये जो सोडियम है ये हमारे लिए पॉइजनस है, यानी नॉन एडिबल है, हम इसे नहीं खा सकते, ठीक है। क्लोरीन भी क्या है, पॉइजनस है, यानी हमारे लिए हार्मफुल गैस है। सोडियम भी हमारे लिए हार्मफुल है, क्लोरीन भी हमारे लिए हार्मफुल है, बट इनसे मिलकर जो बनने वाला NaCl है वो हमारे लिए नॉन पॉइजनस है। अब ये तो हमें मालूम है कि नॉन पॉइजनस क्यों है, क्योंकि हम अपने इस जितने भी डिशेज है, फ्रूट सलाद वेजिटेबल सभी के अंदर NaCl का यूज़ करते हैं, नमक डालकर हम यूज़ करते हैं अपने फूड वगैरह को, तो ये नॉन पॉइजनस। अब देखो ये पॉइजनस है, हार्मफुल है, और NaCl क्या हुआ, नॉन पॉइजनस, तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी ना। तो यही बात हमने डिस्कस की थी, केमिकल रिएक्शन आर दोज प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस गेट फॉर्म विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। अच्छा एक दो और हम इनके रिएक्शन देते हैं। हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एक गैस है, इसको जब हम ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो देखिए जब भी आप रिएक्शन करो तो ये सोच लिया करो कि उन दोनों को मिलकर कौन सा स्टेबल सब्सटेंस बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये मिलेंगे तो कौन सा मेन स्टेबल सब्सटेंस बन सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलकर बन सकता है H2O लिक्विड, वाटर बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2। बैलेंस करते, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 2 है, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 1 है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, तो हम इसके आगे 2 लगा देंगे तो ऑक्सीजन 2 होगी इससे, बट इससे हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, तो यहाँ हमें हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे, 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, सारी रिएक्शन बैलेंस। दोबारा चेक करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। ये भी एक बैलेंस रिएक्शन होगी। अब ये जो हाइड्रोजन है ये एक हाईली कंबस्टिबल गैस है, फुल जलती है। अगर हम हाइड्रोजन को जलाकर देखें तो जैसे हमारी LPG गैस जलती है ना, उससे भी फ्रीक्वेंट जलती है। ये एक्सपेरिमेंट वैसे करना नहीं है, इट इज हाईली कंबस्टिबल, ये हाईली कंबस्टिबल गैस है, ठीक है। और ऑक्सीजन क्या है, फेवर कंबशन, ये कंबशन को फेवर करती है, बिना ऑक्सीजन हम किसी चीज को बर्न नहीं कर सकते। इट फेवर कंबशन, ये कंबशन को फेवर करती है, यानी हाइड्रोजन खुद कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन कंबशन को फेवर करती है। तो ये जो रिएक्टेंट है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर जो सब्सटेंस है वो फायर को फेवर कर रहे हैं। बट अब हम होते हैं वाटर पर। ये जो वाटर है ये क्या करता है, अपोज फायर या अपोज कंबशन, ये तो कंबशन को अपोज करता है। अगर हम कहीं भी फायर लगे उस पर पानी डाल दें तो वो बुझ जाएगी ना,
तो यानी वाटर क्या कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। तो फिर हमारे पास ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है और उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, अलग है। ठीक है, ये भी हमने एक सिंपल सी रिएक्शन बताई। एक और रिएक्शन देखते हैं हम जरा। नेक्स्ट है हमारी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन अगर हम करवाएं, ये जो रिएक्शन है इसके बेस पर हमारा एक क्वेश्चन भी बनता है 10th में इंपॉर्टेंट, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम एक, ये मैग्नीशियम मेटल है सॉलिड में। ठीक है, हमने इसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया। ठीक है, हीट के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, डेल्टा, या डायरेक्ट हीट भी लिख सकते हैं। मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो इट विल प्रोड्यूस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये एक वाइट कलर का सॉलिड है, इट इज ए वाइट सॉलिड। ठीक है, अब देखिए ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, पर पहले इसको भी बैलेंस करते हैं। देखिए आप एक कोशिश जरूर कीजिएगा कि जब भी कोई रिएक्शन है उसको बैलेंसिंग करते रहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि रिएक्टेंट से हमने प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं। अगेन मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 2 है, और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। तो फिर यहाँ इसको 2 करने के लिए हमें आगे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो ये 2 ऑक्सीजन हुई, तो इससे मैग्नीशियम भी 2 हो गए। तो मैग्नीशियम को 2 करने के लिए इसके आगे हमने 2 लगा दिया, 2Mg + O2 = 2MgO। ये हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा एक और चीज, जब भी एक रिएक्शन होगी तो उसके अंदर सिर्फ एटम सिर्फ रीअरेंज होते हैं, सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी। कैसे, इस रिएक्शन में देखिए एरो लगा हुआ है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ मैग्नीशियम अलग है और ऑक्सीजन अलग है, यानी मैग्नीशियम के एटम अलग है और ऑक्सीजन क्या है, अलग है। बट जब ये प्रोडक्ट बना तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन हो गए, और कुछ भी नहीं हुआ, ना ही तो कोई एक्स्ट्रा चीज आई, ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज निकली, सिर्फ एटम्स की रीअरेंजमेंट हुई है। पहले जो एटम अलग अलग थे, अब वो एटम्स क्या है, आपस में कंबाइन हो चुके हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब भी एक रिएक्शन होगी तो उसके अंदर सिर्फ एटम्स की क्या होगी, रीअरेंजमेंट होगी, वो अपने आप को रीअरेंज करके नया सब्सटेंस बना लेंगे। तो एक पॉइंट लिखेंगे, इन केमिकल रिएक्शंस देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, जब भी एक रिएक्शन होगी तो उसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट होगी। ये हम केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड हमने एक मेन पॉइंट बताया है। ठीक है, और एक चीज देखिए, ये नोट कर लिया, केमिकल रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होगी एटम्स की। और देखिए जब भी एक रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन में रिएक्टेंट वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो मोस्टली जब भी एक रिएक्शन में रिएक्टेंट किसके अंदर कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होंगे। अगर वो रिएक्शन हो रही है तो जो भी रिएक्टेंट होंगे दे आर लेस स्टेबल, ये बात डेफिनेट है। एक रिएक्शन में रिएक्टेंट कम स्टेबल होंगे और प्रोडक्ट क्या होगा, मोर स्टेबल। ये बात ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट लेस स्टेबल होगा, प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। एक्चुअल में वही रिएक्शन टेक प्लेस करती है जिसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ये कम स्टेबल था, ये ज़्यादा स्टेबल है, कम से ज़्यादा की तरफ जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए ये रिएक्शन हो रही है। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग अलग रहे तो वो कम स्टेबल है, पर जैसे ही वो दोनों कंबाइन करेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल है। मैग्नीशियम, क्वेश्चन करते हैं, आउट ऑफ Mg एंड MgO विच इज मोर स्टेबल। हमने क्वेश्चन का आउट ऑफ Mg एंड MgO विच इज मोर स्टेबल, Mg और MgO में से कौन ज्यादा स्टेबल है। बिल्कुल कॉमन सेंस बात है कि Mg यहाँ रिएक्टेंट में है और MgO प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट आर ऑलवेज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। तो इसका आंसर है हमारे पास MgO इज
more stable because it is product and product are more stable than reactant। ठीक है, एक्चुअल में वही रिएक्शन होगी जिसके प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल हो। एक हम फिजिकल एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये हमारे पास मार्कर है, इस मार्कर को किसी भी फ्लैट सरफेस पर इस टाइप से वर्टिकल रखना ज़्यादा स्टेबल है, या इस टाइप से हॉरिजॉन्टल रखना ज़्यादा स्टेबल है। अब ये बात हमें कॉमन बात पता है कि वर्टिकल रखना थोड़ा सा मुश्किल है, हॉरिजॉन्टल रखना हमारे लिए क्या बहुत आसान है। तो अब आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए इसको ऐसे वर्टिकल रखने की, ये धीरे धीरे अपने आप किस में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रहना इसका क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो हर रिएक्शन किसकी तरफ मूव करती है, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। वर्टिकल रहना कम स्टेबल था, किसकी तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टल की तरफ जा रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो हर वो रिएक्शन जिसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ जाएंगे, उसके वही रिएक्शन टेक प्लेस करेगी। एक और बात इससे इंपॉर्टेंट रिलेट करनी है। देखिए जिस सब्सटेंस को हम कह रहे हैं कि वो लेस स्टेबल है, या जिस सब्सटेंस को हम कह रहे हैं कि वो मोर स्टेबल है, तो उनमें एक एनर्जी का डिफरेंस होगा। थोड़ा पहले मैं इसका पूरा जो लॉजिक है वो बताता हूं। जो भी सब्सटेंस लेस स्टेबल होगा दैट हैव मोर एनर्जी, उसके पास क्या होगी, ज्यादा एनर्जी होगी। ये बात फिक्स है। लेस स्टेबल सब्सटेंस हैव मोर एनर्जी, मोर स्टेबल सब्सटेंस हैज लेस एनर्जी। ये ध्यान रखनी है बात को आपने, जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। यानी इसको मैं एक स्पेशल नोट की फॉर्म में अगर कहूँ तो आपने इस टाइप से नोट करना है, नोट कर सकते हो, लोअर एनर्जी स्टेट इज मोर स्टेबल। जिसकी एनर्जी कम होगी वही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये बात थोड़ी सी एडजस्ट करने में मुश्किल लग रही है, तो मैं एक फिजिकल एग्जांपल से इसको क्लैरिफाई करता हूँ। देखिए मान लीजिए मैं एक कार ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अगर उस कार को दो अलग अलग स्पीड पे चला रहा हूँ, पहले मैंने उस कार को चलाया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ठीक है। पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे कुछ देर तक चलाया, फिर मैंने क्या किया, उसे 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया। अब आप सोच रहे हो कि इतनी स्पीड पे तो कार चल ही नहीं सकती, चलो हमने थोड़ी स्पीड कम कर देते हैं। पहले हमने उसे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाया, फिर हमने उसे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया। अब किस में एनर्जी ज़्यादा है, ऑब्वियस बात है 40 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड है तो उसमें एनर्जी कम होगी। 200 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो बहुत हाई स्पीड है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। पर आप बताइए कि मैं किस स्पीड में ज़्यादा स्टेबल होऊंगा, 40 किलोमीटर पर आवर से अगर कार चला रहा हूँ तो ज़्यादा स्टेबल हूँ, या 200 किलोमीटर पर आवर से कार चला रहा हूँ तो ज़्यादा स्टेबल हूँ। ऑब्वियस सी बात है 200 किलोमीटर पर आवर में स्पीड ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा, पर उसमें स्टेबल नहीं हो, कभी भी एक्सीडेंट के चांस है। 40 किलोमीटर पर आवर बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड है, कम एनर्जी है, तो वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। अब उससे भी मैं एनर्जी कम कर दूँ, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाऊँ तो एनर्जी बिल्कुल ही कम है, तो उसमें एक्सीडेंट होने के या कहीं भी कार के डैमेज होने के चांसेस बिल्कुल ही कम है। अगर मैं कार चला ही नहीं रहा हूँ 0 किलोमीटर पर आवर, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए। तो सिंपल सी बात हम ये ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि जब एनर्जी कम होगी तो वो स्टेज क्या होगी, मोर स्टेबल। लोअर एनर्जी स्टेट इज मोर स्टेबल। हमने कहा रिएक्टेंट कम स्टेबल होते हैं तो फिर एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है तो एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, ये भी आपने बात को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे जितनी भी हमारी केमिस्ट्री आएगी फ्यूचर के अंदर, सबके अंदर इन कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। ठीक है, ध्यान रखना इन बातों का। अब किसी भी सब्सटेंस की, एक और बात, किसी भी सब्सटेंस की अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो इट मीन्स दैट इज बर्निंग ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम को जैसे ही हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाया, तो ये जो रिएक्शन है दिस इज कॉल्ड बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, बर्निंग हम किसको कंसिडर करेंगे, ध्यान रखिए, बर्निंग इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन। किसी सब्सटेंस को आप बर्न कर रहे हो, इट मीन्स उसको आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम है,
क्या बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एक केमिकल रिएक्शन है? यस, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम में मैग्नीशियम को बर्न किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो न्यू सब्सटेंस बन गया जिसकी प्रॉपर्टी भी अलग है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। तो हम सिंपली ये भी कह सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नाउ हम इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली भी करके दिखा सकते हैं। चलिए करते हैं इस रिएक्शन को प्रैक्टिकली, ताकि हमें और भी ज़्यादा ये बात समझ में आए। ठीक है, देखिए पहले थोड़ा सा इसके पॉइंट लिख देते हैं। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा। ये जो मैग्नीशियम है ये वायर या रिबन की फॉर्म में आता है। किसकी फॉर्म में आएगा? वायर। मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप्स होंगे ना उन्हें मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं, या वायर की फॉर्म में होगा। ये एक बिल्कुल ही सिल्वरी वाइट कलर की एक मेटल है। इसका कलर क्या होगा? सिल्वरी वाइट कलर होगा इसका। ये जब हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाकर हीट करेंगे तो इससे MgO निकलेगा, MgO बनेगा, और प्लस में क्या बनेगा? बिल्कुल एक डैजलिंग लाइट निकलेगी। डैजलिंग लाइट, बहुत ही ब्राइट वाइट लाइट को हम क्या बोल लेते हैं? डैजलिंग। डैजलिंग मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, एक डैजलिंग लाइट निकलेगी। चलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को कोशिश करते हैं थोड़ा सा परफॉर्म करने की। सबसे पहले हमारे पास ये जो मैग्नीशियम होगा ना, इसको हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं कि ये जो मैग्नीशियम है, ये हमारे पास मैग्नीशियम की स्ट्रिप्स हैं जिन्हें मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। इनको हम क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर या एयर टाइट पैक के अंदर रखते हैं। अब ये हमारे पास एक एयर टाइट पैक है, इसके अंदर हमने इसलिए रखा है क्योंकि ये जो मैग्नीशियम मेटल है ये इस टाइप से स्ट्रिप्स की फॉर्म में आते हैं जिन्हें मैग्नीशियम रिबन बोल देते हैं। दिस इज मैग्नीशियम रिबन। हमने इसके अंदर एक थोड़ा सा मैग्नीशियम रिबन बाहर निकाला। ठीक है, यहाँ से हमने इसमें से टीयर कर लिया। ये हमारे पास अब एक मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, देखिए ये क्या है कि बिल्कुल सिल्वरी वाइट कलर की एक मेटल है। ये मैग्नीशियम क्या है? एक सिल्वरी वाइट कलर की मेटल है। हम जब इसको कैंडल से या किसी बर्नर की हेल्प से बर्न करेंगे ना, तो एयर के अंदर ऑक्सीजन है, कैंडल से हम हीट दे रहे हैं, ये मैग्नीशियम है, एयर में ऑक्सीजन और कैंडल से हीट दे रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो जाएगी। ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ कंबाइन होगी, MgO बनेगा, और प्लस में एक डैजलिंग बहुत ही हाई इंटेंसिटी की लाइट निकलेगी। पर उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है कि ये जो मैग्नीशियम मेटल है, मान लो हमने ये कहा कि ये एक मैग्नीशियम मेटल है जो भी हमने स्ट्रिप दिखाई हुई है। ठीक है, एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है वो क्या करती है? धीरे धीरे इससे स्लोली रिएक्ट करके सरफेस पर, ये ऑक्सीजन है, ये क्या है? ऑक्सीजन। एयर में जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे क्या करती है? मैग्नीशियम से रिएक्ट करके उसके सरफेस पर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना लेगी। इसके ऊपर क्या बन गई? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बना ली। तो अब अगर हम इसको बर्न करेंगे ना तो ये इतना फ्रीक्वेंट बर्न नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके सरफेस को प्रोटेक्ट करने वाली एक लेयर बन चुकी है इसके ऊपर। मान लीजिए जैसे ये हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है, अब हमने इसको वैसे तो एयर टाइट कंटेनर में रखा हुआ था, पर जब इसको इसमें डाला गया होगा, जब हम या इसको बार बार निकालते हैं, तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो इसके सरफेस पर ऑलरेडी लग चुकी है। तो फिर ये रिएक्शन हीट में जब इसको हीट करेंगे तो ऑक्सीजन से बहुत कम रिएक्शन करेगा। तो फिर हमारे पास अल्टरनेट क्या है? ये है हमारे पास सैंड पेपर। ठीक है, हम क्या करते हैं? इस सैंड पेपर से इसको इस टाइप से रब करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से किसी फ्लैट सरफेस पर रखकर इसको रब करेंगे। रब करने से क्या होगा? जैसे ही हम इसको सैंड पेपर से रब करेंगे, रब करने से क्या होगा कि ये जो इसके सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर थी वो लेयर हट जाएगी। अब क्या बन जाएगा हमारे पास? प्योर मैग्नीशियम। और इस प्योर मैग्नीशियम को हम क्या कर सकते हैं? इजीली बर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है। पहले हम ये क्वेश्चन लिखते हैं, फिर इसका पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, फिर हम इस प्रैक्टिकल को करेंगे। क्वेश्चन, व्हाई मैग्नीशियम रिबन
वाई मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विद किससे रब्ड करते हैं हम? सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को हम रब करेंगे बर्निंग से पहले। क्यों? मालूम पड़ गया ये किस लिए? क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर एयर की ऑक्सीजन के कारण एक ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, तो जो उसे फ्रीक्वेंट बर्न नहीं करने देगी। हम इसके ऊपर सैंड पेपर को रब कर उस लेयर को हटा देते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे ड्यू टू एयर। अब एयर में ऑक्सीजन है, एयर को हो या ऑक्सीजन को, ड्यू टू एयर और ऑक्सीजन देयर एग्जिस्ट ए लेयर ऑफ किसकी लेयर बन जाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन surface of magnesium. Due to air or oxygen, there exists a layer of MgO on surface of magnesium. So, by rubbing with sandpaper, this layer get removed and magnesium burn फास्ट। ठीक है, लॉजिक सिंपल है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हम उसे सैंड पेपर से रब क्यों करते हैं? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, वो धीरे धीरे उससे रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगी। वो मैग्नीशियम ऑक्साइड उससे क्विक बर्न नहीं करने देगा। तो जैसे ही सैंड पेपर से हम उसे रब करेंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट जाएगी और ये मैग्नीशियम क्या होगा? फ्रीक्वेंट बर्न करने लग जाएगा। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं। तो ये जो हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर ऑलरेडी क्या होगी? एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होगी ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे? इस सैंड पेपर से इस टाइप से रब करके इसके सरफेस पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है उसे हटा देंगे। अब देखिए और ज़्यादा थोड़ी शाइनी हो चुकी है, इसका मतलब इसके सरफेस पर अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट चुकी है। एक टोंग की हेल्प से हम इसे पिक करके इसको बर्न करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए कैंडल। तो हम कैंडल को इग्नाइट कर लेते हैं जरा। ये हमने कैंडल को इग्नाइट किया। अब ये जो मैग्नीशियम रिबन है जिसके ऊपर से हमने ऑक्साइड की लेयर हटा चुकी है, अब इसको हम इस कैंडल में डालकर हीट करेंगे और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इससे कंबाइन होगी और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए इस टाइप से अब ये मैग्नीशियम बिल्कुल डैजलिंग लाइट के साथ जलना स्टार्ट हो चुका है। हम इसका ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये इस चाइना डिश के अंदर कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल डैजलिंग साउंड, डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस हो रही है। इस मैग्नीशियम के साथ एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अटैच हो रही है और ये जो देखिए ये जो इसके अंदर एक करली वाइट सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, यही क्या है? हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब आई थिंक शायद चाइना डिश भी हमारी वाइट कलर की है तो इसके अंदर ये दिखाई नहीं देगा, तो हम इसे एक दिए के अंदर डालकर इस वाइट कलर के सब्सटेंस को दिखाएंगे। ये जो वाइट कलर का सब्सटेंस बना है ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस मैग्नीशियम रिबन को हमने कैंडल्स की हेल्प से बर्न किया, पर उसको बर्न करने से पहले हमने क्या किया? सैंड पेपर की हेल्प से रब किया ताकि इसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर थी वो हट जाए। और जैसे ही वो लेयर हटी तो ये डैजलिंग लाइट के साथ जलना स्टार्ट हो गया, यानी एक बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की लाइट के साथ, वाइट लाइट के साथ जला
और ये जो वाइट कलर का सब्सटेंस इसके अंदर बना हुआ ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे और स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तो वो MgO वाइट कलर के सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वही वाइट कलर का सॉलिड था, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगी, एक डैजलिंग लाइट, वही हाई इंटेंसिटी की लाइट निकलेगी। तो ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, न्यू सब्सटेंस बनेंगे विद न्यू प्रॉपर्टीज। तो ये थी हमारी सिंपल सी डिटेल अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके फॉरवर्ड जो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। तब तक के लिए गुड लक।